माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण दातीज। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के ऊपर कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कारण क्या है इसके, टाइप्स कितने होते हैं, हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या है और लाइक दैट। इस तरह की ये बातें हमारे इस टॉपिक में होंगी। शुरू करते हैं हम। व्हाट इज हाइपरटेंशन? So hypertension means when your blood pressure increases to unhealthy level. Unhealthy level यानी कि आपके ब्लड प्रेशर का इस लेवल तक आना कि वो अनहेल्दी करने लगे, मे बी सिम्टोमेटिकली, मे बी एसिम्टोमेटिकली। सिम्टोमेटिकली यानी कि सिम्टम प्रोड्यूस होने लगे, एसिम्टोमेटिकली यानी कि सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, परंतु ये कोई एंड ऑर्गन डैमेज कर रहा है जिसका पता अभी नहीं चल रहा, कुछ समय बाद चलेगा। एक्चुअल में परिभाषा हम इसको आगे देखेंगे भी। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टेक्स इनटू अकाउंट्स हाउ मच ब्लड इज पासिंग थ्रू योर ब्लड वेसल्स, मतलब कितना ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में से पास कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। एंड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस द ब्लड मीट्स व्हाइल द हार्ट इज पंपिंग, हार्ट के पंप करते समय ब्लड के फ्लो में कितनी बाधा या कितना प्रतिरोध आ रहा है, इन दो बातों पर डिपेंड करेगा। नैरो आर्टरी इंक्रीज रेजिस्टेंस, जो नैरो आर्टरीज है उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नैरोर योर आर्टरीज आर द हायर योर ब्लड प्रेशर विल बी। जितनी आर्टरीज नैरो होती जाएंगी ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। ये अपने डेफिनेशन है, abnormally sustained elevation of blood pressure is called hypertension। मीन्स दो बातें हैं यहाँ, एबनॉर्मली एबनॉर्मल होना चाहिए, सस्टेन्ड। अब एबनॉर्मल जो है, एबनॉर्मल पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी करेगा, यानी कि हम नॉर्मल जो वैल्यूज 120 मानते हैं, 80 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं पर्सन टू पर्सन, परंतु वो एबनॉर्मल अनहेल्दी की तरफ चला जाना चाहिए, सिचुएशन अनहेल्दी हो जानी चाहिए। may be possible symptomatic, may be possible asymptomatic, and sustained, this word is very useful, this elevated level of blood pressure should be sustained। यानी कि आपने कभी किसी एक मौके पर उसको ब्लड प्रेशर को चेक किया, वो अगर बढ़ा हुआ आया तो फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट बार की चेकिंग में आपको उसे ब्लड या हाइपरटेंशन घोषित नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 अलग अलग टाइम की रीडिंग को नोट करना चाहिए। यानी कि हाइपरटेंशन लेवल करने से पहले कम से कम 2 से 3 रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ले लेनी चाहिए। अगर हर बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है तब इसे हाइपरटेंशन कहेंगे। अब नॉर्मल वैल्यू जो कि आप जानते हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg। अब स्लाइट वेरिएशन कैन बी सीन इन पर्सन टू पर्सन। अब कुछ कुछ वेरिएशन इसमें देखने को पर्सन टू पर्सन में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है कि 120 का मीन्स 120 ही सब में मिलेगा। किसी में 126, 130, 128, 80 की बजाय कोई 82, 82, 84, 86, ये सब नॉर्मल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, इसकी बात हम आगे करेंगे। परंतु 120, 80 यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक का ये कट ऑफ वैल्यू इसलिए डिसाइड गई है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ताकि हम इसको समझ सकें। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बेल शेप लाइक गॉसियन कर्व की तरह होता है। परंतु ठीक है, अभी हम इसको लेके चलते हैं। इंक्रीज इन बीपी इज द इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जितना इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ब्लड प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा, उतने कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के इंसिडेंस ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg का मतलब हुआ कि एट द पीक ऑफ सिस्टोल के पीक में हार्ट के द्वारा जनरेट किया जाने वाला प्रेशर, जो कि हम
मेजर आर्टरी में चेक करते हैं, और हार्ट के डायस्टोल के टाइम के अंदर मेजर आर्टरीज के अंदर होने वाला ब्लड प्रेशर जो कि 80 mmHg है, इसको हम थोड़ा सा आगे एलोबरेट करेंगे। थोड़े से ये सिम्टम जो कि हम जानते हैं कि सिम्टम रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, ये सीवियर, कुछ इसमें कॉमन सिम्टम्स आएंगे, कुछ जब सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तब आएंगे, जैसे हेडेक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीक है, नोज ब्लीड्स, फ्लशिंग, डिजीनेस, चेस्ट पेन, विजुअल चेंजेस, ब्लड इन द यूरिन। इसमें कुछ सिम्टम कॉमन है, जैसे हेडेक है, फटीक है, आदि डिजीनेस है, काम करने में मन नहीं लगना, सर थोड़ा भारी भारी रहना आदि, ये स्टार्टिंग के सिम्टम है। ये विजुअल चेंजेस, ब्लड इन यूरिन आदि, ये फिर आगे फर्दर जब बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन रहने लग जाता है तो ये एंड ऑर्गन डैमेज करने लगता है, उसके बाद के सिम्टम है। हाइपरटेंशन इज जनरली ए साइलेंट कंडीशन। ये जनरली साइलेंटली आता है, पता नहीं लगता, कई बार कुछ लोगों में डायग्नोज नहीं हो पाता, परंतु हाइपरटेंशन है और अभी भी अनडायग्नोज्ड है, जिसके कई कारण हो सकते हैं कि प्रॉपरली कभी चेक नहीं करवाया, ध्यान नहीं दिया, या अगर कभी ध्यान दिया तो भी मेडिसिन नहीं ली। तो इस तरह से ये कुछ केसेस ऐसे चलते रहते हैं कि ये साइलेंटली चलता रहता है। हालांकि आदमी को मे बी पॉसिबल बहुत ज्यादा कोई परेशानी अभी नहीं आ रही है, परंतु हाइपरटेंशन अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर कर रहा है, मतलब कोई एंड ऑर्गन डैमेज कर रहा है। एट अर्ली स्टेज इन मेनी पीपल हाइपरटेंशन इज एसिम्प्टोमेटिक। बहुत से लोगों के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर हाइपरटेंशन एसिम्प्टोमेटिक होता है। इन दोज पर्सन इट प्रोड्यूसेस क्लियर कट सिम्टम व्हेन इट इज डूइंग एंड ऑर्गन डैमेज। ये क्लियर कट सिम्टम तब देता है ऐसे लोगों के अंदर जब एंड ऑर्गन के अंदर या कुछ ऑर्गन जो कि इसके टारगेट पर होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे उसको डायग्नोसिस हो पाता है। कई लोगों में अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, पर इसके अंदर जितना अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो, जितना अर्ली डायग्नोसिस हो सके, उतना ही हम अंदर ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो जो इनके टारगेट पर रहते हैं वो ऑर्गन है किडनी, आईज, हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स। किडनी में ये हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी क्रिएट करता है, आईज में ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी करता है, क्योंकि रेटिना बहुत सेंसिटिव है ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्ट के अंदर ये इस्केमिक हार्ट डिजीज और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर जैसे सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है लेटर ऑन। ब्रेन के अंदर ये कुछ सेरेब्रोवास्कुलर इस्केमिक टाइप के सिम्टम क्रिएट करता है, लाइक टीआईए एंड स्ट्रोक। और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड वेसल रिएक्टिव हो जाती है, लंबे समय तक जो हाइपरटेंशन बना रहता है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस लेटर ऑन इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ जाती है। तो ये काफी ऐसे आगे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर प्रॉपरली ब्लड प्रेशर को मैनेज ना किया गया हो। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमने कट ऑफ कुछ वैल्यू डिसाइड की यहाँ कि प्री हाइपरटेंशन मींस 120 से लेकर 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन, एंड 80 to 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर mmHg is called diastolic pre-hypertension। एंड हाइपरटेंशन स्टेज 1 यानी 140 से लेकर 159 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेकर 99 तक, ये हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड above 160 systolic blood pressure and above 100 diastolic blood pressure is called hypertension, stage second hypertension। अब यहाँ क्या है, ये प्री हाइपरटेंशन 120 से लेकर 139 तक, ये प्री हाइपरटेंसिव लोग आइडेंटिफाइड कर लिए जाने चाहिए। ये लगभग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, परंतु लगातार हाइपरटेंशन का बना रहना एंड ऑर्गन को डैमेज करता है, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करके इनमें वो बहुत ज्यादा मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को इनको लाइफस्टाइल चेंज और कुछ एक्सरसाइज आदि
इन सब फिनोमिना पर डाल के कुछ इनका लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ लिपिड कंजप्शन को कम करें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह को बढ़ाएं, तो ऐसा करके इनको मैनेज किया जा सकता है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 ये है 140 टू 159। ये जो रोगी हैं इनके ऊपर थोड़ा सा इनसे ज्यादा ध्यान दें, इनके साथ भी लाइफस्टाइल को तो चेंज करें ही करें, एक्सरसाइज बढ़ाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें, कोई वॉकिंग रनिंग वगैरह करें, और साथ के साथ ही इनको कुछ मेडिकेशन भी दें। और हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड, ये हाइपरटेंशन स्टेज है, यानी क्या मतलब, इनके ऊपर ये सीवियर केसेस हैं, इनके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकते हैं, इनको ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनको थोरोली इन्वेस्टिगेट करके, इनको प्रॉपरली मेडिसिन करके इनको मैनेज किया जाना चाहिए। टाइप्स यहाँ दो प्रकार है हाइपरटेंशन के। वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन मींस प्राइमरी हाइपरटेंशन, देन एसेंशियल हाइपरटेंशन और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। ये तीनों एक ही तरह के हाइपरटेंशन के नाम है। यहाँ जब किसी हाइपरटेंशन में हम किसी प्रकार की वेल डिफाइंड कोज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कि एक ऐसा कारण जिसको हम we cannot found any well defined cause for elevation of BP, that is called primary hypertension. We cannot remove the cause, हम उस cause को remove भी नहीं कर सकें। और वो causes क्या हो सकते हैं, ये multifactorial genetic and environmental factors are responsible for it। इनमें ये कुछ genetic factors हैं, यानी कि genetically predisposed persons हो, और साथ में अंदर कुछ environmental factors इसके साथ और जुड़े हों, तो ये दोनों मिलकर इस प्रकार के प्राइमरी टाइप के हाइपरटेंशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज नॉट क्यूरेबल, ये ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए इसका नाम एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ये ठीक होने वाला नहीं है, ये इट इज मैनेजेबल ओनली, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, इसको एक्सरसाइज से, डाइट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से और साथ के साथ कुछ मेडिकेशन से इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। above 90% people above 90% people having essential hypertension है। हाइपरटेंशन के 100% केसेस में से 90 से ज्यादा परसेंटेज एसेंशियल टाइप के हाइपरटेंशन का है। अब आते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन पर। इन दिस सेकेंडरी हाइपरटेंशन में वी कैन फाउंड वेल डिफाइंड कोज, यानी कि ये सेकेंडरी मींस सेकेंडरी टू एनी डिजीज। हाइपरटेंशन इज सेकेंडरी टू एनी डिजीज, यानी कि किसी डिजीज के बाद होने वाला है, उस डिजीज के परिणाम स्वरूप होने वाला जो हाइपरटेंशन है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। यानी कि इस हाइपरटेंशन के पीछे कोई ना कोई डिजीज रिस्पॉन्सिबल है। It is secondary to any disease like pheochromocytoma, renal artery stenosis, hyperparathyroidism। ये इसकी बातें हम आगे डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि अब इसमें क्या है कि जैसे अगर इनकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हाइपरपैराथाइरोडिज्म, इनकी वजह से हाइपरटेंशन है, अगर हम इन डिजीज को ठीक कर लें, इन डिजीज को अगर ठीक कर लिया जाए तो हाइपरटेंशन विल बी सबसाइड ऑटोमेटिकली। इट इज क्योरेबल एट अर्ली स्टेज। अगर उपेक्षा नहीं की गई हो रोग की और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया गया हो तो अर्ली स्टेज के अंदर ये कुछ रोग जो हैं ये ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी अर्ली स्टेज के अंदर क्योरेबल है। 5 to 8% पीपल हैविंग सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के केसेस में से 5 से 8% केसेस ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के रहते हैं। अब ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। अब हम देखें कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट यानी कि लेफ्ट हार्ट के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में, पर 1 मिनट के अंदर इजेक्ट किया जाने वाला, आर्टेरियल सिस्टम के अंदर फेंके जाने वाले ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड जब आर्टेरियल सिस्टम के अंदर जा रहा है, गति कर रहा है, तो इस ब्लड के मार्ग के अंदर जब आर्टरीज से ये ब्लड वेन की तरफ जाता है,
यानी कि जब टर्मिनल एंड ऑफ आर्टरीज हैं, जिसे कि हम आर्टरियोल्स कहते हैं, यानी कि एओर्टा, मेजर आर्टरी, देन माइनर आर्टरीज, देन आर्टेरियोल्स, यानी कि ये जो प्री कैपिलरी आर्टरीज हैं, यानी कैपिलरी से जस्ट पहले जो आर्टरीज हैं उनको आर्टेरियोल्स कहते हैं। इन आर्टेरियोल्स के द्वारा ब्लड के रास्ते में पैदा किया जाने वाला अवरोध है ये, यानी कि रेजिस्टेंस है, इसे हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट पर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। तो यानी कि ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कार्डिक आउटपुट एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसी के ऊपर सब आगे चलेगा, कुछ हम इसके बारे में भी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। या एनी कंडीशन इफ इंक्रीजेस कार्डिक आउटपुट, ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगी, दैट विल इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। और ऐसी जो कंडीशन जो कि कार्डिक आउटपुट को कम करेगी, वो नो डाउट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करेगी। Any condition if increases peripheral resistance, that will increase diastolic blood pressure। कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ऐसी किसी कंडीशन जिसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटेगा, ऐसी कोई ड्रग, ऐसा कोई आहार विहार, ऐसा कोई आपका व्यायाम आदि, ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को घटाएंगे, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाएंगे। कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट दो कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब लेफ्ट हार्ट के द्वारा एक स्ट्रोक के अंदर, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन, एक सिस्टोल के अंदर फेंका जाने वाला, एओर्टा में फेंका जाने वाला ब्लड। और एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट का मतलब हुआ जो भी 72 75, जिसकी जो भी आप लोग जानते हैं हार्ट रेट। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, दो वेरिएबल्स हैं कार्डियक आउटपुट को डिसाइड करने वाले, दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक है हार्ट रेट। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अब जो भी फैक्टर इनको अफेक्ट करेंगे, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम को, हार्ट रेट को, और इधर से पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, वो सब डिटरमाइन करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उसके बाद हम इसकी बात आगे की स्लाइड में, आगे के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।